जो बोले सो निर्भय। देश में बहुत सारे जयकारे हजारों सालों से गूंज रहे हैं, बहुत सारे। देवी देवताओं के नाम से है, कोई नेताओं के नाम से है, मगर एक नारा जो बिना किसी चमत्कार के, जो बिना किसी भय के, जो यहां दिल से आया लोगों के, वो जयकारा है जय भीम। जय भीम, जिसको कहने के बाद गाली नहीं देनी पड़ती, क्योंकि आज ऐसे वीडियो आते हैं कि जय भी बुलवाते हैं और मां बहन की गाली भी देते हैं, दहशत पैदा करते हैं। जय भीम जब कहीं कान में पड़ती है किसी के भी, कोई भी हो, वाल्मीकि समाज हो, पूरा दल समाज हो, आदिवासी हो, या देश की जो बाकी आबादी है वो हो, तो जय भीम कहते ही जहां दलित आदिवासी का सिर गर्व से ऊंचा उठता है, सीना चौड़ा होता है, वहां जय वाल्मीकि सुनते ही जय भीम, जय भीम की आवाज सुनते ही दूसरे वो लोग जो हजारों साल से जुल्म कर रहे थे, जिनके जुल्म आज भी जारी है, आज भी जुल्म जारी है। हिसार में आज बंद की कॉल दी गई है, वहां बच्चों को पकड़ के भीड़ बना के गुंडों के समूह ने कत्ल किया है। हिसार में आज बंद की कॉल है और हिसार के उस आंदोलन का हम यहां से बैठ के सारे लोग समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते हैं? बच्चा बच्चा भीम का, हम सारे लोग हिसार बंद का समर्थन करते हैं, मगर समर्थन अंबेडकर मिशन के अनुसार, अंबेडकर की शैली से बाहर नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब महार तलाव के लिए गए, महार तलाव, मैं अपने बच्चों से बात करना चाहता हूं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में जब आता है टीचर बड़े बुरे तरीके से पढ़ाता है, साइमन कमीशन कहते ही टीचर का मुंह भी बड़ा बुरा हो जाता है। मगर एक बात मैंने जर्नलिज्म में सीखी थी। मैं जर्नलिज्म का विद्यार्थी नहीं हूं, मगर उनकी क्लास अटेंड करने का एक दिन अवसर मिला, उनका एक सेमिनार। मैंने जर्नलिज्म में सीखा, वो करे खबर वो नहीं होती जो ऐसे दिखाई देती है। ये जो सीधा हाथ दिखाई दे रहा है, खबर ये नहीं है, खबर इसके पीछे भी, उसका दूसरा पक्ष भी है। और खबर ऐसे भी होगी, शायद ये वो होगी जिसको हम कहते हैं, जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने अपना पावन ग्रंथ दिया, जिसको कहते सम्मायन, समानता। जहां ये एक खबर, ये दूसरे पक्ष की खबर, और ये तीसरी रिपोर्टर की खबर, जिसके लिए दोनों बराबर हो जाए।
जो दोनों तरफ से देख सके। तो जब टीचर पढ़ाता है साइमन कमीशन, बहुत बुरा चेहरा होता है। और कास्ट की बात नहीं कह रहा हूं, टीचर ब्राह्मण हो, टीचर सिख हो, टीचर मुसलमान हो या कोई भी हो, जब भी साइमन कमीशन की बात करता है उसका चेहरा बुरा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूज को ऐसे देख रहा है। उसने ऐसे भी नहीं देखा, और ये होना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसे होना उसे तो भी पीछे का हिस्सा भी नहीं देखा। कब आया साइमन कमीशन? शायद अगर मेरा बेटे बैठो चुप से, मेरा अगर कैलकुलेशन ठीक है तो लगभग 1927 में आया साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन ने किस लिए भारत में कदम रखा? भगत सिंह खिलाफ था, कांग्रेस खिलाफ थी, गदर पार्टी खिलाफ थी, सारे खिलाफ थे। क्यों? उसकी एक पंक्तियां मुझे मिलती हैं गुरदास आलम जी की कविता में। मैंने अपनी किताबों में कई जगह जिक्र किया इन पंक्तियों का। गुरदास आलम वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े कवि हुए, और लेफ्ट के जहां भी मेले लगते उनकी किताबें मिलती हैं। उन्होंने लिखा, अपनी कविता में लिखा एक में, जब देश का बंटवारा हो रहा था, चीजें बांटी जा रही थी, और बच्चे अगर देखना चाहे देश के बंटवारे को, तो अभी एक फिल्म आई है थोड़े दिन पहले, 100 साल 2 साल पहले, पार्टीशन 1947। देखना जरूर इस फिल्म को। उसमें बर्तन और चम्मच भी बांटे जा रहे हैं। जब राष्ट्रपति भवन, जिसको हम आज कहते हैं, उसके बर्तनों की बात होती तो वो भी बांटे जा रहे थे। आदमी तो बट ही गए थे, मगर आदमियों में जिनको आदमी नहीं गिनते, इंसानों में जिनको इंसान नहीं गिनते, वो हम थे, जिनसे कोई नहीं पूछ रहा था कि तुम इधर रहोगे कि तुम उधर रहोगे। जिनको कोई नहीं पूछ रहा था। जैसे चमचों को पूछने की, प्लेटों से पूछने की, गिलास से पूछने की जरूरत नहीं थी। वायसराय के भवन के कलीन बांटे जा रहे थे, कलीन से पूछने की जरूरत नहीं थी कि तुम कहां जाओगे। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। हमें भी वस्तुओं में गिना जा रहा था। और उस बात का जिक्र गुरदास आलम अपनी कविता में करते हैं। अंबेडकर नाम की उनकी कविता है। उस कविता में हम कहते हैं वो कि गांधी और जिन्ना के डायलॉग लिखे उन्होंने अपनी काव्य शैली में। जिन्ना कह रहा है और गांधी उसको कह रहा, दोनों एक दूसरे को, और कि ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, ये शहर मुझे चाहिए। और जब हमारी बात आती है तो गांधी कहता कि जनाब जिन्ना, रकबा तुसी साडे तो चाहे थोड़ा वध ले लो। रकबा मीन्स जमीन, चाहे थोड़ा ज्यादा ले लो, पर अछूत सांझे गुलाम ने साडे। उनकी कविता की लाइन बोल रहा हूं। वो कह रहा ये हमारे दोनों के गुलाम हैं, इनको बांट के आधो आध ले लो, क्योंकि गुलामों की जरूरत पड़ेगी दोनों। आपको वोटर भी नहीं गिन रहे थे, आपको इंसान भी नहीं गिन रहे थे। तो जब गांधी और जिन्ना के बीच में ये वार्ता हो, तो इतिहास का, टीचर का तो चेहरा बिगड़ा ही रहेगा। क्योंकि टीचर जब भी बन के आता, पहले कह रहा मैं गांधीवादी। पहला शब्द होता है कि मेरा गांधी में बहुत विश्वास। टीचर खासतौर पे, पुलिस वाला ना कहे अलग बात है। टीचर ये लाइन जरूर दोहराता है, चाहे अंदर से कितना भी जालिम हो, कि मैं गांधीवादी हूं। हमारा मंच था, मुझे एग्जैक्ट डेट भी पता, 5 सितंबर थी शायद। 5 सितंबर तो दिल्ली की रैली थी। उसके बाद शायद अगस्त का महीना था 2005,
और हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेमिनार कर रहे थे गोहाना कांड के बाद। और राजकुमार नाम से एक आदमी, दिल्ली का एक एक्टिविस्ट है, अच्छा काम भी करते होंगे, और हमें अपने मंच पे, हमारे मंच पे आके कहा कि आपने गोहाना कांड के बाद हिंसा नहीं की, हमें कह रहा हो, इसलिए आप गांधीवादी हैं। क्योंकि गांधी ने सिखाया है कि अगर आपके कोई एक चपेट इधर मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो जब मैंने अपनी बात कही लास्ट में, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल गांधीवादी नहीं, मैं अपनी कौमवादी हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मुझे अपने बच्चों की चिंता है। और मैंने कहा राजकुमार जी मुझे ये बताओ, यहां गाल का सवाल नहीं था, यहां गोहाना के 100 घरों को आग लगाने की बात थी। क्या मुझे कहना चाहिए कि 100 को आग लगा लीजिए, 1000 को और लगा लो? क्या कहना चाहिए? मैं कहा बताओ मुझे, आप किस बात को कहां तोड़ रहे हैं? हमारी समझ को आप आज भी समझ रहे हैं कि इनको अकल नहीं है, और ये बात समझा के तालियां बजवा दो। मैं कहा नहीं, मेरा गाल होता तो मैं शायद कह देता भी कोई नहीं, दूसरा गाल भी ले ले, मेरा गाल होता, मगर मेरी कौम के 100 घरों का सवाल था, सैकड़े बच्चों का सवाल था, मेरी बेटियों का सवाल था जो 2 दिन बाहर से पहले निकल आई, नहीं तो उनकी अस्मत का सवाल भी खड़ा हो जाता। तो मैं कैसे कहूं? तो ये गांधीवाद, उसमें पले हुए लोग अपने आप को टीचर कहलाते हैं। तो जब 1927 के साइमन कमीशन की बात आती है तो कहते हैं कि ये कम्युनल वार, बुरा था साइमन कमीशन, सांप्रदायिक था, देश को बांटने आया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, साइमन कमीशन में ऐसा कुछ नहीं था। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन बाबा साहब अंबेडकर की दरखास्त पे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रार्थना पे, उनके लिखे हुए एक लेटर पे एक साइमन कमीशन का गठन हुआ। जैसा हम आज रोज करते हैं, कोई घटना होती तो हम करें जांच कराओ, जांच कराओ, निष्पक्ष आदमी भेजो। और ज्यादा हम कहां तक जाते हैं कि कोर्ट का कोई जज भेजो, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भेजो जो इसकी जांच करे। वो जांच करने कमीशन आया था जिसको साइमन कमीशन नाम मिला। क्या जांच की? बाबा साहब अंबेडकर उनको तालाब पे ले गए। ये घर घर नल नहीं आता था उस वक्त, तालाब और नदियां होती थी, नहाने के लिए भी, कपड़े धोने के लिए भी, पीने के लिए। स्रोत एक ही था सबके पास, मगर उस पर हमारा अधिकार नहीं। यहां तक कि गांव के जानवर उसमें घुसते थे। तो बाबा साहब अंबेडकर लेके गए साइमन कमीशन को, दिखाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, कुत्ता भेजा पानी में, कुत्ता गया, कुत्ते ने पानी पिया, कुत्ते को और थोड़ा आगे से पुश किया, वो पानी के अंदर चला गया, किसी ने हंगामा नहीं किया। ना ब्राह्मण बोला, ना ठाकुर बोला, ना बनिया बोला, कोई नहीं बोला। कुत्ता आराम से तालाब में तैर के वापस आ गया। जबकि कुत्ते के कीटाणु, कुत्ते का एक बाल, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, इनके बाल अगर आपकी सांस से अंदर चले जाए तो ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। मगर किसी ने हंगामा नहीं किया। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने साथियों को कहा जो उस गांव के थे कि अब आप तालाब की तरफ बढ़ो। जब वो तालाब की तरफ बढ़े, अभी तालाब कई कदम दूर था, पानी छुआ भी नहीं, वहां बैठे ब्राह्मण ठाकुरों ने हंगामा कर दिया कि तालाब भ्रष्ट हो जाएगा, तालाब भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा बस ये
मैं ये भारत आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि जो भारत गांधी आपको दिखा रहे हैं वो भारत भारत नहीं है। भारत में दो तरह के गुलाम हैं। एक कंपनी के गुलाम है, पूरा देश कंपनी का गुलाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसको इंग्लैंड की महारानी चला रही है। और दूसरा उन गुलामों का गुलाम है, वो हम हैं, जिनको तालाब की तरफ आते देख के रोक दिया कि तुम यहां नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते। बीच में बात थोड़ी कह रहा हूं अलग। ये बेटी यहां तक आई चल के, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिम्मत दी है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन ने तो लिखा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, मगर उसको ऊपर आने देते थे हम? आने देते थे? ये हिम्मत किसने दी है? जिनका शहादत दिवस आज हम मना रहे हैं, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कि बेटियां भी लड़के ही नहीं, बेटियां भी आपकी तरह ही काम करें। ये उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और इसी विषय पे जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि कन्या रत्न की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद प्राप्त होती है, तो देश की बेटी को बराबर अधिकार होने चाहिए। बराबर अधिकार कहां कहां? बाप की संपत्ति में भी उसका बराबर का अधिकार हो, और अगर उसका पति के साथ, पति शराबी है, जुआरी है, वो अगर खुद तलाक लेना चाहे पत्नी, तो तलाक का अधिकार उसे भी होना चाहिए। उससे पहले बेटियों को अधिकार नहीं था औरतों को, चाहे वो ब्राह्मण की औरत थी, चाहे वो ठाकुर की औरत थी, वो पिसेगी, मरेगी, उसको कह के भेजा जाता था कि जिस घर में तू डोली में बैठ के जा रही है, अर्थी पे बैठ के निकल आना, यानी पिट पिट के मार खा के फिर निकल आना। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने जब पार्लियामेंट में भाषण दिया तो अपनी बात यहीं से शुरुआत की कि अगर सीता को उस वक्त अधिकार होता तलाक का, तो राम की जरूरत नहीं थी उसे निकालना। सीता को अगर अधिकार होता कि पति की संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, तो राम को आधा राज बांटना पड़ता उसी वक्त। मगर बाबा साहब के बोल थे, और 66% पार्लियामेंट के अंदर बैठे ब्राह्मण थे उस वक्त के जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनमें 66% ब्राह्मण था। हंगामा कर दिया कि ये कार्रवाई से निकालो, करे नहीं निकलेंगे। बाबा साहब ने कहा मैं अपने शब्द वापस नहीं लेता। ये हिम्मत, तो ये एहसास कहां से पैदा होता है कि कोई कहे कि मैं अपनी बिंदी हटाने को भी तैयार नहीं हूं अपने भाषण की। इससे पहले भी हुआ था बाबा साहब के साथ, जब मंडल यहां पंजाब का एक आर्या समाज मंडल, उन्होंने बुलाया बाबा साहब अंबेडकर को भाषण के लिए कि आर्या समाज के मंच पे आप भाषण देंगे जात पात के विषय को लेके, मगर भाषण आप लिख के भेजेंगे। पहले बाबा साहब अंबेडकर ने अपना पूरा भाषण लिख के भेजा। वो भाषण जब लिख के भेजा तो आर्या समाज के लोगों को उसके ऊपर ऐतराज हुआ, और लेटर किससे लिखवाई? देखो आपको बता रहा हूं, देखो हैरानीजनक बातें। जैसे आज राष्ट्रपति कौन है? दलित है ना। आर्या समाज, और आर्या समाज ने जो बाबा साहब अंबेडकर को जवाब भिजवाया, वो पंजाब के एक अदालत से भिजवाया कि जी आपकी भाषण में कुछ लाइनें गलत हैं, कुछ पैराग्राफ है जिन पे हमको इतराज है। और बाबा साहब अंबेडकर का क्या जवाब था? वो कह रहे आप पैराग्राफ कह रहे हैं, लाइनें कह रहे हैं, मैं एक बिंदी हटाने को तैयार नहीं हूं, भले आप मुझे बुलाओ ना बुलाओ।
ये हिम्मत होनी चाहिए, ये ईमानदारी भी होनी चाहिए अपने विचारों के प्रति। और बाबा साहब अंबेडकर ने जब पार्लियामेंट में बोला बेटियों के अधिकारों पे, तो लोगों ने हंगामा किया। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे मैं इस्तीफा दे सकता हूं, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकता हूं, मगर शब्द वापस नहीं होता। इतनी बड़ी बात है। देश में कितने कांड हुए, खैरलाल जी कांड हुआ, बिहार में तो पता नहीं कितनी बार 50-50, 100-100 लोगों का सामूहिक कत्लेआम हुआ। यहां हरियाणा की जमीन पे गोहाना, उसके बाद मिर्चपुर कांड हुआ, मगर कभी कभी सुना कि किसी दलित सांसद ने, किसी दलित एमएलए ने इस्तीफा दे दिया हो? सुना आज तक? नहीं देते। पद उनको इतना प्यारा है, चिपक के रहते हैं। कौम के साथ जो मर्जी हो, आप जितने मर्जी हार पहनाओ, जितने मर्जी उनके स्वागत करो, मगर वो अपनी पार्टी के हैं, क्योंकि उनको अगली बार फिर टिकट लेना, पार्टी की तरफ रहते हैं, पार्टी की तरफ। हम किसी पार्टी की तरफ नहीं, हम अपनी कौम की तरफ हैं। जो हमारी कौम की बात करे, यहां हरियाणा में, केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में एक डिमांड है, जरूरत है इस कौम की। और ये जरूरत जब से आरक्षण शुरू हुआ, तभी से लोगों ने कहना शुरू किया। अमर सिंह धानक थे, यही हरियाणा से एमएलए बने थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था। उस वक्त की बात बता रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था कि आरक्षण जिस तरीके से रखा गया है, उसका लाभ सारी दलित जातियों को बराबर नहीं मिलता। और जो इसका जवाब है, हमारे पास वो जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को एक्सेप्ट किया, माना कि आरक्षण का लाभ सारी दलित जातियों को बराबर नहीं मिलता, माना। मगर मैं अभी फिर 1927 पे जा रहा हूं नीचे। वो 1927, मैं जो बच्चों को कह रहा हूं कि साइमन क्वेश्चन जब आए तो ऐसे सीना तान के बैठ जाया करो, थोड़ा सिर ऊपर उठा लो, टीचर को लगे कि यहां कुछ समझने वाले बैठे। क्योंकि जब 1927 में साइमन कमीशन आया, उसने देखी हमारी हालत, तभी उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को हमारा अलग, गांधी कह रहा था कि सबका जो नुमाइंदा हूं, रिप्रेजेंटेड हूं, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाएगा, वो कह रहा था मैं हूं, अपने आप को कह रहा था गांधी। मगर जब साइमन कमीशन को बाबा साहब अंबेडकर ने दिखाया कि वो एक हिंदू अलग है और हम अलग हैं, वो केवल कागजों में वेट बढ़ाने के लिए, ताकि भारत की हिस्सेदारी ज्यादा हो जाए, पाकिस्तान को कम छोटा हिस्सा मिले, इसलिए दलितों को अपने साथ जोड़ के दिखा रहा है। मगर हमारी हिस्सेदारी तो उस तालाब के गंदे पानी में भी नहीं है जहां इनकी भैंसें नहाती, हमें वहां भी हिस्सा नहीं है। इसलिए जब देश आजाद हो तो हमारे हिस्से की बात भी होगी। और इसको भी और समझ लो, यहां यह मत सोच लेना टीचर आपको गुमराह करेगा कि बाबा साहब अंबेडकर अलग डिमांड उठा रहे थे, उनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। बाबा साहब अंबेडकर अकेले नहीं थे। आपके यहां है ना हरियाणा का जींद, संगरूर का ही राजा लगता था ना जींद को, अगर किसी को पता है तो। राजा था ना एक, पटौदी का नवाब था, अलग था ना रियासत, पानीपत का नवाब अलग था, ऐसे ही पटियाला का राजा अलग था, नाभा का राजा अलग था, ग्वालियर का राजा अलग था, और हैदराबाद निजाम अलग था, गोलकुंडा गुजरात का अलग था। कई राजे थे, छोटे 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 छोटे। वो राजे भी इकट्ठे होकर अंग्रेजों से बात कर रहे थे, केवल बाबा साहब नहीं बात कर रहे थे, राजा भी बात कर रहे थे
कि जब देश आजाद होगा तो मेरे महल का क्या होगा, मेरे किले का क्या होगा, मेरे खजाने का क्या होगा, मेरे पास जो नौकर हैं उनका क्या होगा, मेरी सुरक्षा का क्या होगा। राज परिवार भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी सबने मिलकर एक यूनियन बनाई थी और यूनियन ने अपने आगे 2-3 नुमाइंदे बनाए कि ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हिस्सा वो भी मांग रहे थे, सिख भी हिस्सा मांग रहा था, सिखों के नुमाइंदे भी जा रहे थे। मुसलमानों की मुस्लिम लीग थी जिनसे सबसे बड़े मोहम्मद अली जिन्ना जा रहे थे। अब देखो, जब हम जिन्ना को पढ़ेंगे तो लगेगा कि जिन्ना बहुत बुरा था, लगेगा। टीचर हमें इसी एंगल से पढ़ाएगा, सिर्फ ऐसे नहीं देखने देगा। लगेगा हमें कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बुरा था कि देश के 2 टुकड़े करा दिए। मेरी कौम, अपनी कौम, वाल्मीकन कौम, जितनी हम इधर है उतनी पाकिस्तान में है। मुझे लोगों ने बताया उधर से हैदराबाद एक उधर भी है। हैदराबाद में एक ही वाल्मीकि बस्ती है जिसमें 30,000 की आबादी, एक बस्ती में। भारत में शायद ना हो, भारत में मथुरा की बस्ती बड़ी है, भारत गेट की, मगर वो उसकी गिनती भी 10,000 तक। लवकुश नगर है लखनऊ का, वो भी 10-12,000 तक, मगर पाकिस्तान की वो बस्ती 30,000 की आबादी है, 30,000। और भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, हर जगह है। तो मुझे भी लगता है कभी कभी जिन्ना ने बीच में दीवार खिंचवा ली, मेरी आधी कौम उधर और मैं इधर, और उनके भी वही दुख है जो हमारे इधर है, बल्कि और बुरे। मगर जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, पूरे भारत के पार्लियामेंट का, कितनी सीटें पूरे भारत के पार्लियामेंट में? 542। 542 में से एक टिकट भी मुसलमान को नहीं दिया, और इसका प्रचार खुद किया उन्होंने। एक टिकट भी जब नहीं दिया ना, उस दिन मुझे लगा जिन्ना ठीक था। जब मैं कहता हूं कि मैं कौमवादी हूं, तो वो भी कौमवादी था। अगर वो भारत के साथ रहे होते तो जो आज उनके प्रधानमंत्री जो कुछ भी है, शायद बीजेपी जैसी पार्टी एक भी ना रहने देती। हो सकता था ना, ये प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं आपको, तुलना करके। उस दिन मुझे लगा कि जिन्ना शायद ठीक था, उसने अपनी कौम को रिप्रेजेंटेशन लेके दी। हाँ, आगे विकास नहीं किया उन्होंने, वो शिक्षा की तरफ नहीं, बड़े तोपों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत है। शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए था। सबसे बड़ी जो ताकत है वो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये है कलम, ये पेन ताकत रखता है। पुलिस पकड़ लेती है किसी अपराधी को, मगर जज का पेन फैसला करता है कि सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये कलम फैसला करती है, ये सबसे बड़ी ताकत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हिस्सेदारी मांगी, अकेले नहीं, सारा देश मांग रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्सेदारी मांगी कि मेरे 7 करोड़ कौम है देश के अंदर। उस वक्त दलितों की आबादी 7 करोड़ थी, उस वक्त देश की पूरी आबादी 30 करोड़ थी। आज 130 से ज्यादा, 135 से भी ज्यादा हो गई। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इनको भी इंसानों की लाइन में खड़ा करना है, मुझे इनके लिए अधिकार चाहिए। और ये लड़ाई लड़ते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। 4 बच्चे, और 4 बच्चे और समझ लो, ये यहां जो दादियां बैठी हैं, इनको बच्चों में मैं वहां देखा करता था हॉस्पिटल में, हमारे पिताजी, माँ भी, दादा भी, उन्होंने सबने हॉस्पिटल में काम किया। तो कई बार उनके साथ जाते थे तो देखते थे, डॉक्टर जब पूछता था ना कि और किसी औरत से आई जो हॉस्पिटल, कि बीबी जी कितने बच्चे,
वो कह रही थी कि जी बच्चे तो 2 ही हैं, 4 छोरियां लग गए, छोरियां लग गए, यानी लड़कियों को बच्चों में गिनते ही नहीं है। ये दादी अभी भी वैसी हैं, आज भी हमारे अंदर जो बैठी है। इसलिए बता रहा हूं, जो 4 बच्चे बाबा साहब के थे, जिनको आप ज्यादा पसंद करती हो, दुआएं देती हो कि पहले लड़का ही हो जाए, वो 4 लड़के कुर्बान किए थे बाबा साहब ने। 4 बच्चे, किस लिए? वो इस मूवमेंट में लगे हुए थे। वो लगे हुए थे कि जब देश आजाद होगा तो मेरी कौम भी आजाद होनी चाहिए। सबके पास अगर वोट का अधिकार होगा, मेरी कौम के पास भी होना चाहिए। अगर स्कूल का अधिकार होगा तो मेरी कौम के पास भी होना चाहिए। मेरी कौम भी पार्लियामेंट में बराबर बैठी। इस मामले में बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पहली पीएचडी जो अर्थशास्त्र पे थी, इकोनॉमिक्स पे। बाबा साहब अम्बेडकर को हम ज्यादा समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर शायद पॉलिटिकल साइंस के ज्यादा थे, राजनीतिक ज्यादा थे। ये गलती है हमारी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पहली पीएचडी इकोनॉमिक्स में थी, अर्थशास्त्र में। और बाबा साहब अम्बेडकर अगर अर्थशास्त्री बनते तो मनमोहन सिंह से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए होते। इतनी ज्यादा नॉलेज थी उनके पास। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर मेरी कौम में पैदा हुए, इसलिए नहीं कह रहा हूं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने लिखा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक नोट लिखा, जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का 100 साला मनाया, तब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने लिखा उस नोट में कि हमारे 100 साल के इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट दूसरा नहीं आया। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, जो बाल की खाल उतार दे, ऐसा स्टूडेंट नहीं आया। ये कौन कह रहा है? अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोलंबिया, जहां सारी दुनिया के लोग पढ़ने जाते हैं, हर देश का बच्चा वहां होता है। वो यूनिवर्सिटी लिख रही है अपने नोट में, ये किसी लीडर का बयान नहीं है जो झूठा जुमला आ जाए। ये यूनिवर्सिटी की असेसमेंट है, उनकी समझ है कि ऐसा स्टूडेंट नहीं आया। तो ऐसा स्टूडेंट जब वोट की बात सोच रहा था तो उसने सोचा कि एक वोट से मेरी कौम का काम नहीं होगा। आज जो मैंने कहा ना अभी कि हम पे जब जुल्म होता है तो कोई लीडर इस्तीफा देता है एमएलए की सीट से, मैं कह रहा हूं पंची से भी नहीं देता। गांव का पंच भी होना, वो वहां से भी नहीं देता। यहां नगर पालिका का पार्षद होना, अगर काउंसलर, वहां से भी नहीं इस्तीफा देता। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त सोची। उन्होंने सोचा अगर एक वोट होगी सबकी बराबर, मेरी कौम का भी एक वोट, ब्राह्मण का भी एक वोट, सिख का भी एक वोट, मुसलमान का भी एक वोट, तो मेरा आदमी पार्टी पे निर्भर करेगा। पार्टी टिकट देगी, वोट तो बाद में पड़ेगा ना। पहले तो पार्टी टिकट देती है, आप खड़े होते हैं चुनाव में, फिर आप पार्टी के हिसाब से आदमी को वोट डालते हो। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि मेरा आदमी स्वतंत्र रहे, आजाद रहे। पार्लियामेंट में 125 से ज्यादा दलित और आदिवासी एमपी होते हैं, 125 से ज्यादा, 125 से ज्यादा। और 125 अगर चाहें, आज कितने की सरकार है? 360 की। 360 में से अगर 125 निकल जाए, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 235। सरकार गिर जाएगी। 278 पे सरकार गिरती है। देखो बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोच रहे थे। उन्होंने फिर डबल वोट मांगा।
वो कह रहे मेरी कौम के पास डबल वोट होना चाहिए, हम अपना नुमाइंदा खुद चुनेंगे, जो दलित चुना जाएगा ना, जो एससी, उसको हम वोट डालेंगे, ताकि जब वो मिर्चपुर कांड पे, वो खैरला जी कांड पे अगर ना बोले तो मेरी कौम अपना वोट वापस लेके उसे उस वक्त उतार दे। विचार भी इतनी छुट्टी, हमें गूंगा नहीं चाहिए। आज हम उतार सकते हैं, आप वोट नहीं डालोगे, ब्राह्मण वोट डाल के जिता देंगे उसे, जाट वोट डाल के जिता देगा उसे, वो कहेंगे आपकी वोट की जरूरत ही नहीं, मुझे तो जाट जिताएंगे, मुझे ब्राह्मण जिताएंगे, जैसा आज मायावती सोच रही है। मायावती का जो आज दिमाग खराब है कि ब्राह्मण जिताएगा, कौम की चिंता नहीं है, कोई कांड हो कुछ नहीं बोलना। अभी अभी ताजा इलेक्शन के नजदीक आके और यूपी में ही हाथरस में कांड हो गया, मायावती बोली चुप है, और एक गुंडा मारा वहां की पुलिस ने, विकास दुबे, मायावती रोना शुरू हो गई जैसे उसका अपना बच्चा मर गया हो। उसके लिए रो रही है कि सरकार ब्राह्मणों पे जुल्म कर रही है, जो सरकार मंदिर बनाती फिर रही है, जो सरकार बनारस की परिक्रमा बनाती फिर रही है, वो मंदिर और परिक्रमा काम किसके आएंगे? वहां का ठेकेदार कौन होगा? ब्राह्मण ही होगा ना। वहां का पैसा कौन खाएगा? ब्राह्मण ही खाएगा। उनके लिए मायावती रो रही है। ये बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है कि ये विलक्षण बुद्धि का बालक था, स्टूडेंट था, और स्टूडेंट भी हमारी तरह नहीं, आपकी तरह नहीं। हम कहां के स्टूडेंट होते हैं? हाई स्कूल का जब लास्ट पेपर देते हैं, पेपर देके जैसे सेंटर से बाहर आते ना, करे बड़ी मुश्किल से मुसीबत खत्म हुई। मुसीबत कहते हैं उसे, पंजाब में स्यापा बोलते हैं, करे बड़ी मुश्किल स्यापा हो गया। ऐसे +2 करते हैं फिर कहते हैं, BA करते हैं फिर कहते हैं, कई तो पेपर देते किताबें भी बेच देते हैं। रद्दी वाला आया किताबें बेच दी। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा मैंने पढ़ा विद्वानों से, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि सुकरात ने कहा या किसने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा। यहां टीचर बैठे हैं, मुझे बताएंगे। किसी ने कहा था कि जिस दिन आप पढ़ना बंद कर दो, जिस दिन आप कह दो कि मेरा ज्ञान पूरा हो गया, समझो आपकी मृत्यु हो गई, आप उस दिन खत्म हो गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने अंतिम समय में भी किताबें खरीद रहे थे, अंतिम समय में भी। और जब उनकी मृत्यु हुई तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास 32,000 बुक्स थी। 32,000। और मैं दसूआ में था, दसूआ या मुगेरिया, याद ही रहता, कट्ठा नाम है उनका। उस वक्त पहली किताब आई थी अपनी अंबेडकर से विमुख सफाई कामगार समाज। मुझे एक टीचर मिलने आया, जिसके घर में रुका था, वहां कह रहा जी बड़ी मुश्किल से आप मिले हैं। मैं कहा बड़ी मुश्किल से? मैं कुछ जंगल में रहता हूं हैं? और बताओ चलो क्यों मिलना है? कह रहा जी आपने जब होशियारपुर DC को धरने की धमकी दी थी, आपका अखबार में बयान आया था, तो वहां उसी दिन हमारे ऑर्डर जारी हो गए थे 32 टीचरों के, उनमें एक मैं हूं, और मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। मैं कभी कब की बात है? कह रहा 2006 की। मैं कहा अभी कितना? कह रहा 2011। तो मैं कहा तू जल्दी आ गया, क्योंकि 12 साल तो अलाउ है ना करे। 12 साल गांव में कूड़ा भी पड़ा रहे तो पड़ा रहे, 12 साल बाद उठता है, कुंभ भी 12 साल बाद होता है। तू तो जल्दी आ गया, और वो भी मैं आया हूं तेरे शहर में, इसलिए तू आ गया। कह रही बड़ी मुश्किल मिली।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये स्वभाव बदलो, बदलो। हम अपनों के प्रति वफादार नहीं हैं। हमें याद नहीं होगा कि बाबा साहब के कौन से 4 बच्चे थे। किसी सिख बच्चे को पूछो गुरु गोविंद सिंह के कौन कौन से 4 बच्चे शहीद हुए, वो बता देंगे। ओए बाहर ले जाओ, वो बता देंगे। जगह भी बता देंगे कि 2 कहां हुए, 2 कहां हुए। हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम वफादार नहीं अपनों के प्रति। हाँ, गोत्र की लड़ाई लड़ते हैं, गोत्र की और लड़के की। कह रहे मेरा वंश चलेगा, मुझे कल को याद कौन रखेगा? भाई तुमने किसको याद रखा हुआ है? बताओ, परदादा का नाम याद है? यहां किसी को हाथ खड़ा कर दो अगर परदादा का नाम किसी को याद हो। देखो सिर्फ 4 हाथ है। परदादा पूछ रहा हूं, दादा नहीं पूछ रहा हूं। मैं आगे बुला लूंगा, परदादा कह रहा हूं, परदादा। अब गिर गए कई हाथ, रोक लो। परदादा का नाम याद नहीं, 4थी पीढ़ी का। कह रहे लड़का होना चाहिए और गोत्र बड़ा बचा के रखना, मुझे याद रखेंगे। मुझे याद क्यों मैं सोचता हूं तुम्हें याद क्यों रखे? क्यों रखे? तुमने कमाई की, शराब पी, परिवार को पति ने पाला, तुम्हें कोई क्यों याद रखे? किस लिए कोई बता? तुमने कौन सा ताज जीत लिया है? पता ही नहीं कि किस लिए याद रखे। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों पे जोर लगाओ। आपके बच्चे ऑफिसर होंगे, आपके बच्चे भले होंगे, उस मां को लोग याद करेंगे। जिस मां के बच्चे आवारा होंगे, उस मां को लोग गाली देंगे कि उसके बच्चे यहां खड़े, हमारे चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं। याद रखें, याद रखें। हमने बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को याद नहीं रखा, मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस सब के लिए बिल्कुल लड़ाई नहीं कि कोई मुझे याद रखे, कोई मेरे बच्चों को याद रखे। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ऑटोबायोग्राफी होती कि मैं अपनी जीवनी खुद लिखूं, फिर मैं उसमें तरीफे भी लिख दूंगा, ऐसी बातें लिखूंगा जिनको पढ़ के आप तरीफे करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जीवनी नहीं, वो सारी उम्र उन लेटरों को लिखने में लगे रहे जो हमें अधिकार दिलाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर अधिकार मांगा डबल वोट का। डबल वोट का अधिकार मांगा बाबा साहब अम्बेडकर ने, अंग्रेज सरकार को लिखा। और इन सारे जो मैं शंकाएं कर रहा हूं, जो मेरे डाउट्स हैं, उन सारे डाउट्स के साथ लिखा कि अगर डबल वोट नहीं होगा तो ये जो प्रतिनिधि होंगे ये मेरी कौम की बात नहीं सुनेंगे, ये पार्टियों के गुलाम हो जाएंगे। और इसके विरुद्ध से क्या हुआ? देखो, वही जो टीचर कहता है मैं गांधीवादी हूं, इसके विरुद्ध ये हुआ कि गांधी भूख हड़ताल करके बैठ गए। भूख हड़ताल करके कह रहे मैं मरूंगा। किस लिए? कि ये डबल वोट नहीं होना चाहिए। मैं करे दलितों को, अछूतों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता थी कि इनको तो गुलाम बना के रखना, अधिकार देंगे तो ये बराबर बैठ जाएंगे, बराबर बैठ जाएंगे, इनको अधिकार नहीं देना। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत दिन तक अडिग रहे, बहुत हौसले वाले थे, हिम्मत वाले थे, बहुत देर तक अडिग रहे। मगर धीरे 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 खतरा कहां पहुंच गया, जिसके लिए मां रमाबाई ने उनको कहा था। मां रमाबाई ने कहा था, जब गंगाधर की मृत्यु हो रही थी तो मां रमाबाई ने क्या कहा था? वो कह रही इस बच्चे की चिंता मत करो, अपना बच्चा है, इसको मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी, किसी पड़ोसी को ले जाऊंगी साथ, इसकी बुआ मौसी को ले जाऊंगी, आप चिंता ना करो।
आप उनकी चिंता करो जो आपको बाबा कहते हैं। बाबा बनना, 7 करोड़ लोगों का बाबा बनना, यह बहुत मुश्किल काम है। जिसको 7 करोड़ लोग बाबा कहें, यह सम्मान सबको नहीं मिलता। आज हम मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग में हमने यही बात की कि हमें अपने मिशन की चिंता करनी है, जीवन की चिंता भी करनी है, मगर मिशन की चिंता ज्यादा करनी कि हमारे बाद ये मिशन इससे भी ज्यादा तेज चले, इस पे ज्यादा ध्यान रखना है। आज हमारी मीटिंग थी, आपके यहां आने से पहले हमने मीटिंग बुलवाई थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर अडिग थे अपने विचारों के, मगर धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर डरने लगे। एक डर उनको दिखाई देने लगा, अदृश्य डर। क्या था वो अदृश्य डर? क्या था? जैसे इंदिरा गांधी को कितने लोगों ने मारा? 2 लोग थे वहां जिन्होंने गोली चलाई, सिख थे, और यही बात फैल गई। उसके बदले में कितने सिखों को मारा गया? हजारों। यहां तक कि डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह उस वक्त राष्ट्रपति थे, उस दिन विदेश में थे, विदेश का दौरा छोड़ के भारत वापस आए उसी वक्त, और इंदिरा गांधी की डेड बॉडी को देखने के लिए जब हॉस्पिटल गए तो ज्ञानी जैल सिंह की कार पे, राष्ट्रपति की कार पे हमला हुआ। बीबीसी की न्यूज निकाल लो, लिखो बीबीसी डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह अटैक, आएगा उसमें 84 का अटैक आएगा, बीबीसी रिपोर्ट देगा, चौराहा भी बताएगा कहां, हॉस्पिटल भी बताएगा। और हॉस्पिटल में क्या कहा ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति को, जो तीनों फौजों का कमांडर होता है, उसको क्या कहा कि आप यहां से निकल जाओ। देखिए, यह जवाब दिया गया राष्ट्रपति को। और सिख कौम तो वैसे भी हिम्मत रखती है। ये जो आंदोलन, किसान आंदोलन, उसका 80% हिस्सा सिखों का था। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो 80% उनके गुरुद्वारे की सोच थी जीत के पीछे, और उनका सब्र था। 750 लोग मरे, मगर उन्होंने अपना सब्र भंग नहीं किया। हम जब करते कभी कभी, है ना, चलो भी आज कैथल बंद कराएं, आज भिवानी बंद कराएं, कार आई सीधा रोड़ा मारेंगे, हाथ में कृपान है, कार पे मारेंगे। भी कार वाले का क्या कसूर है? लड़ाई तो सरकार के साथ है, अपराधी कहीं और घूम रहे हैं, और हम जो बेचारा कार में थे, हमारा ही आदमी चला आ रहा हो। मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। हमने पंजाब बंद की कॉल की, जय हनुमान सीरियल में, लुधियाना से सारे लीडरों की टीम मेरे साथ चली। जब मेरे पास टाटा स्टेट कार थी, लीडरों की सारे लीडर लुधियाना के मेरे साथ, पीछे एक और गाड़ी, फगवाड़ा बंद था, फगवाड़ा की घटना। हमने रॉन्ग साइड से निकाला, क्योंकि जब रोड रोकते तो रॉन्ग साइड खुला होता है। हमने रॉन्ग साइड से निकाला, पुलिस करी ना जाओ। हमने कहा जी हमारा आंदोलन है, पुलिस करी से जाओ। मगर आंदोलनकारियों ने जब कार देखी, वो भागे चले आ रहे। मैंने कहा कार रोक के बाहर आ जाओ, इनको चेहरे दिखाओ पहले। हमें आंदोलन लड़ना ही नहीं आता, हमें समझ नहीं आंदोलन कैसे लड़ना है। कल टिकाय जी की गाड़ी आ रही थी, वो हॉस्पिटल दिखाने आ रहे थे, तो धरना था। उन्होंने रॉन्ग साइड निकाला, धरने के पास पहुंच गए। धरने वालों को बताया कि ये देखो मेरे सिरिंज लगी है, डॉक्टर को दिखा रहा हूं, करे कोई बात नहीं। उन्होंने धरने में स्पेस दिया, गाड़ी निकाल दी। आंदोलन करना भी सीखो, ये चीजें भी सीखनी पड़ेंगी। और आपको एक और बात बता दूं, जैसे ही आप एक पत्थर चलाओगे, सरकार गोली चलाने का अवसर ढूंढ रही होगी। सरकार को तो मौका चाहिए कि आप हिंसक हो जाओ। मगर उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता वो थी जो ज्ञानी जैल सिंह के साथ हुआ, जो पूरी सिख कौम के साथ हुआ।
बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता थी कि अगर गांधी सच में मर गया, मुझे तो कोई बात नहीं, अंग्रेज सरकार है, प्रोटेक्शन देगी, मगर मेरी कौम जो गांव में बैठी, उस वक्त गांव में जा रहे थे हम, वहीं के वहीं कत्ल कर दिए जाएंगे। मैं वोट किसको लेकर, फिर वोट काम किसकी आएगी? फिर बाबा साहब अम्बेडकर झुके, कौमवादी थे ना, किसके लिए झुके? गांधी के आगे नहीं झुके, अपनी कौम की सुरक्षा के लिए झुके। करे ठीक, एक वोट पे समझौता हुआ, उससे पहले एक भी नहीं थी। आरक्षण की बात हुई, आरक्षण आ गया, मगर आरक्षण में एक टेक्निकली गलती हुई। जो अमर सिंह धानक के लेटर की मैंने बात की, और उसी वक्त ये सुगबगाहट शुरू हो गई थी, और पंजाब में वाल्मीकि सभा, उस वक्त जो आधर्म मंडल था, 1932 में रिजर्वेशन मिली, 1937 का पहला इलेक्शन आया, और जैसे ही 1937 का पहला इलेक्शन आया, तो उस वक्त महापंजाब, पूरा पंजाब होता था, ये हरियाणा, हिमाचल, जो पंजाब है वो, और जो इन तीनों स्टेटों को जोड़े तो इसका इतना ही हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। ये पूरा पंजाब था, और उसकी 8 सीटें उस वक्त पार्लियामेंट की रिजर्व हुई। आज जिनके साथ आपका आरक्षण को लेकर लड़ाई है, आधर्म मंडल का डेपुटेशन बनाया उन्होंने, जिसमें हमारे लोग भी शामिल थे, और अंग्रेज सरकार से जाके, जिसको अब कहते हैं आप इलेक्शन कमिश्नर, उनसे मिले, उनको कहा जी ये 8 सीटें हमारी ठीक नहीं है, इनमें से 5 बदल दो। बात इंग्लिश में हो रही थी, हमारे लोग बीच में बैठे, 2-3 8-10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था। हमारे जो 2-3 थे उनको पता नहीं चल रहा था बात क्या हो रही है, पूरी बात इंग्लिश में की। जब सुबह उर्दू के अखबारों में खबर छपी कि ये 5 सीटें बदल दी गई हैं, तब हमारे लोगों को पता चला कि हमें बीच में बिठा के हमारे दलितों ने हमें धोखा दिया, ब्राह्मण ने नहीं दिया, दलितों ने। उस दिन आधर्म मंडल तोड़ दिया हमारी कौम ने, वाल्मीकि सवा लाख फोन की दोबारा। वाल्मीकि सभा ने इलेक्शन लड़ा, जीतना तो था ही नहीं, एकदम बनी सभा, हारना था। मगर ये लड़ाई वहीं से चल रही, यानी 1932 में आरक्षण मिला, 5 साल बाद ही समस्या खड़ी हो गई। कैसे हो गई? अब इसको दूसरी तरह हमें लोग, जैसे मैं अपनी किताब में भी लिखता हूं, जो मैंने सरकार को दिए गए मांग पत्रों में भी लिखा, कि जैसे एक मां सुबह जल्दबाजी में है, अपने काम पे भी जाना है उसे, बच्चों को खाना भी देना है, स्कूल में तैयार भी करना है, वो कभी कभी क्या करती है, एक ही प्लेट में खाना लगा देती है। करिए लो, एक प्लेट में बैठो, दोनों तरफ बैठो, खा लो, जल्दी तैयार हो जाओ। वो खाना खाते हैं और वो बाल बना रही है बेटी के, मगर जो खाना बच्चा, जो ज्यादा बच्चा चतुर है, जो ज्यादा थोड़ा तेज है, वो दूसरे का हिस्सा भी खा जाता है, क्योंकि एक ही प्लेट में। और दूसरा रो रहा है, वो कह रहा है मेरे वाला भी खा गया, तो मां के पास समय नहीं, वो कह रही चलो जल्दी और स्कूल भागो, तुम्हें मैं दोपहर में दे दूंगी। हमारे साथ ये हो रहा है, रिजर्वेशन पूरा कोटा एक ही प्लेट में आ रहा है, और जो चालाक है, चतुर है, वो प्लेट आते आते ही खा जाते हैं, उसमें से प्लेट आने नहीं देते आगे, पहले ही खा जाते हैं। तो इसलिए हमारी हरियाणा में ये डिमांड है हरियाणा की सरकार से, हम बहुत संवैधानिक तरीके से कह रहे हैं, नहीं तो उखाड़ भी फेंकेंगे। उखाड़ फेंकने की बात इसलिए कह रहा हूं दावे के साथ कि आज बीजेपी का जो उसका बड़ा ब्रेन बैंक है, जिसको कहते हैं आरएसएस, उनकी 100% कोशिश लगी हुई है कि दलितों में केवल वाल्मीकि कौम हमारे साथ सेट हो जाए तो हमारा राज खत्म नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वाल्मीकि कौम अब मूर्ख नहीं है, समझती है। वाल्मीकि कौम वो थी जिनको पूछो भी तुम्हारा कांग्रेस ने कुछ किया,
कह रहे मैंने क्या कराना, फिर पूछो वोट किसको देना, कह रहा वोट कांग्रेस को दूंगा, हम कांग्रेस मैन हैं। कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई लीडर नहीं, मगर वोट कांग्रेस को देना। और आज हमने कांग्रेस से वोट उखाड़ दिया कि नहीं उखाड़ दिया, उखाड़ दिया कि नहीं। और मुझे तो, मेरे पास तो गवाह है, पंजाब का सबसे बड़ा पेपर है पंजाबी का अजीत, हिंदी में भी छपता है उनका, मगर पंजाबी का सबसे लीडिंग पेपर है, विदेशों में भी वही पढ़ा जाता है। जब हंसराज हंस को चुनाव लड़वाया गया था जलंधर का, तब रात को 8:30 बजे अजीत अखबार का जो मालिक भी है, चीफ एडिटर भी है, बरजिंदर सिंह हमदर्द, इसलिए नाम बोल रहा हूं, ये मीडिया पे जाएगा, और विद्वान आदमी है, पहले ट्रिब्यून का एडिटर रहा है वो, पंजाबी ट्रिब्यून का। उसका रात को मेरे पास फोन आ रहा 8 बजे के बाद, कह रहा रावण जी चुनाव का परिणाम क्या होगा ये बाद में सोचेंगे, वो तो वोटें गिनी जाएंगी, पता चलेगा, मगर आपने आज एक लड़ाई जीत ली है। मैंने कहा वो क्या? वो कह रहा मैंने अपने जीवन में पता नहीं कितने चुनाव देखे हैं, पूरे देश में देखे हैं। वाल्मीकि बस्तियां वो होती थी, आप भी यकीन करोगे, कहोगे कि वाल्मीकि बस्तियां वो होती थी जहां कांग्रेस के अलावा दूसरा झंडा लगता ही नहीं था, ठीक नहीं थी, आपने भी देखी होंगी। मगर कह रहा आज हैरान हुआ, उसने बस्तियों के नाम लिए जो मशहूर बस्ती हैं, जलंधर की बड़ी, यहां दिग्गज लीडर रहते हैं कांग्रेस के, वाल्मीकि लीडर, आली मोहल्ले का नाम लिया, संग्राम मोहल्ले का नाम लिया, बड़ी बस्तियों का। कह रहा आज मैं दिन में वहां था, घूम रहा था बार बार, कह रहा वहां कांग्रेस का बूथ नहीं लगा, ये चमत्कार कर दिया, चमत्कार हुआ कि जो कह रहे मरेंगे कांग्रेस में, कह रहे वो कांग्रेस का झंडा तो क्या बूथ भी नहीं लगा लास्ट। रावण सच्चे संत सिपाही, इसी आधार पे कह रहे हैं, इसी आधार पे। और दूसरा आधार, मैं जो कहा ना बीजेपी आरएसएस प्रयास कर रही है, ये यूं नहीं कह रहा। जब यूपी का सीएम था राजनाथ सिंह, उसने हमारा अलग आरक्षण किया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मगर उसके एकदम बाद सरकार टूट के मायावती आती उसने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जब राजस्थान में वसुंधरा की सरकार थी, उसका नोटिफिकेशन तो बिल्कुल ही अद्भुत था। ये बैठे राजस्थान के लोग, नागवंशी जी बैठे हैं, सुरेश जी, इनको याद होगा, पूनम जी को, उसका नोटिफिकेशन इतना बढ़िया आया था, उसमें आया भी जितनी भी एससी की सीटें खाली पड़ी हैं, जितनी भी, वो केवल वाल्मीकि समाज से भरो, इनका बैकलॉग हो गया है। जितनी एससी की सीटें पुरानी पड़ी हैं सारी, और बच्चों को आदेश क्या मिला कि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं जाना, आप अपने डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन डीसी ऑफिस में दे दो, पोस्ट लिखो, आप किस पोस्ट के लिए चाह रहे हो, आपको वहीं लगाया जाएगा। ये वसुंधरा के समय नोटिफिकेशन हुआ। आप सोचो क्यों हुआ होगा इतना बड़ा नोटिफिकेशन? वो चाहते ही आपका वोट, आपकी ताकत उनको पता है, आपको नहीं पता, आप उनको पता आपकी ताकत। और इस मंच से मैं कह रहा हूं, चाहे यहां खट्टर तक आवाज जाए, चाहे मोदी और अमित शाह तक जाए, चाहे आरएसएस के लोग नोट करते हैं, मुझे पता नोट करते हैं, और मेरी बात तो बहुत नोट होती है 1 सेकंडों में। उसकी मिसाल दे देता हूं। अभी जिस दिन अमरिंदर सिंह सीएम बने थे जब पंजाब के, और वाल्मीकि तीर्थ गए तो बेअदबी हुई थी, मैंने जब सुबह नोट डाला कांग्रेस के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव है अमृतसर से, मेयर भी रहा है, शोबेत मलिक, नाम बता रहा हूं रिकॉर्ड पे, 10 मिनट बाद उसका फोन अतिकाय जी के पास आ गया, 10 मिनट बाद, कि रावण जी को कहो भी ये मूवमेंट तेज करे, हम पीछे खड़े हैं। सोच लो फिर, हमें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बच्चा बच्चा भी हमें नोट करते हैं कि नहीं करते? इसलिए यहां से चैलेंज कर
दिन के बल पे, आदर्श की इस परिवार के बल पे चैलेंज कर रहा हूं कि इन्होंने भी अगर हमें कांग्रेस की तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो इनकी धज्जियां उड़ा देंगे हम। रावण जी की सोच पे, रावण जी की सोच पे स्पष्ट एजेंडा है, स्पष्ट एजेंडा हमारा। हमें एबी की तरह आरक्षण नहीं चाहिए, हमें एबी की तरह आरक्षण नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? वाल्मीकि कौम के लिए सफाई कर्मचारी जाती हैं जितने भी भारत में हैं, जो सफाई कर्मचारी के नाम से पेशे में जातिगत, उन 76 कास्टों को अलग आरक्षण चाहिए, केवल सफाई कर्मचारी के नाम पे। सफाई कर्मचारी ये नहीं कि उसका बाप पेशा करता हो, जातीय जो सफाई कर्मचारी, उनके नाम से हमें अलग आरक्षण चाहिए। ये एजेंडा हम बार बार दे चुके हैं। हमें किसी जातियों के गठजोड़ में नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे गंदा और दुनिया का सबसे खतरनाक काम तो हम कर रहे हैं। सीवर में हमारा नौजवान उतरता है, बाहर नहीं आता, और हमें किसी के साथ अटैच करते हैं और फिर सिरसा यूनिवर्सिटी का वीसी बना के भेजते हैं विजय करायत को, और हमारा हिस्सा कहते हैं कि आपके हिस्से में से बना दिया। हमारा हिस्सा कैसे? उसने तो एक सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं किया जितना समय वीसी अशोक जी, आपको पता होगा, एक सफाई कर्मचारी भी यूनिवर्सिटी में पक्का भर्ती हुआ हो। बैठिए, संस्था से हैं अशोक जी, आदमी हमारे कोटे से भेजा, एक सफाई कर्मचारी रखा यूनिवर्सिटी में, जबकि वो चाहता तो प्रोफेसर भर्ती कर सकता। इसलिए हमारा आरक्षण अलग होना चाहिए पूरे देश में, और केवल एजुकेशन में नहीं, सर्विसेज में भी बराबर हो, एजुकेशन में भी बराबर। पंजाब में एजुकेशन में दे दिया, यहां सर्विस में दे दिया, यानी अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। अगर एजुकेशन में नहीं होगा तो नौकरी कौन सी मांगेंगे? ये पंजाब का हाल है। यहां एजुकेशन में दे दिया, सर्विस में नहीं दिया। सर्विस की जब लिस्ट बनेगी हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो लड़ रहा है वो ज्यादा बुरा नजर आता है। वो कह रहा अच्छा ये लड़ रहा है, इसको तो नहीं लेने दूंगा, दूसरे को दे दूंगा बगल वाले। आज हमारे साथ ये हो रहा है। तो हम यहां से हमारा आंदोलन, उसकी बड़ी बड़ी मिसाल है कि हमारे आंदोलन ने 30 साल में वाल्मीकि तीर्थ खड़ा करवा दिया। सरकार ने घुटने टेक के खड़ा किया है, घुटने टेक के। ये हर हफ्ते प्रकाश सिंह बादल बुजुर्ग नेता हैं, उनका बेटा सुखबीर सिंह बादल, उनकी बहू सिमरनजीत कौर, उनके बहू का भाई मजीठिया हर हफ्ते में एक चक्कर लगाते थे वाल्मीकि तीर्थ जब बन रहा था, हर हफ्ते। इसलिए कह रहा हूं घुटने टेक के खड़ा करवाया। किसने करवाया? आदर्श परिवार की ताकत। बच्चा बच्चा भीम का, मगर आदर्श परिवार समझ में है, किसी अहंकार में नहीं। ये समझा दो साथ, हम किसी अहंकार में नहीं। हमने आज भी मीटिंग की, मीटिंग में 4 प्रस्ताव थे। 4 प्रस्तावों में जो अंतिम प्रस्ताव था, हमने अपने आप को विनम्रता के साथ चौथा प्रस्ताव पे बात की कि जो लोग रुष्ट हो जाते हैं, कई बार रुष्ट हो जाते हैं, मुझसे भी रुष्ट हो सकते हैं, मैं ज्यादा डांटता हूं, सबसे ज्यादा तो मुझसे हो सकते हैं, मैं डांट देता हूं क्योंकि अनुशासन चाहता हूं। आपस में भी हो जाते हैं एक दूसरे से। हमने प्रस्ताव लाए आज 4 नंबर प्रस्ताव कि जो आदर्श से रुष्ट हुए हैं, अगर वो लोग चाहते हैं वापसी, तो आदर्श, मगर शर्तों के साथ नहीं आएंगे। आदर्श के अनुशासन को, आदर्श के जो वर्तमान हमारा ढांचा है, उसको स्वीकार करते हुए अगर वापस आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे।
ये इसलिए कहा कि हम अहंकार में नहीं हैं, कि हम बहुत बड़ी ताकत है और हम आपस में अहंकार पालें एक दूसरे के साथ। हम अहंकार में नहीं हैं, हम इस समझ में हैं कि 1 और 1 11 हो जाते हैं। हम इस समझ के साथ हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संगठित होना जरूरी है, हम उस समझ के साथ हैं। इसलिए हमने कहा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनका शहादत दिवस हम आज मना रहे हैं, उनके बारे में कुछ और बातें मैं कहना चाह रहा हूं, शायद आपकी नॉलेज में हो ना। पहले तो आज का दिन, क्योंकि मैंने हिसार से बात शुरू की, हिसार की घटना से, तो मैंने आज के दिन पे बात नहीं की। आज का दिन जो है 25 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर ने चुना था मनुस्मृति को आग लगाने के लिए। आज का दिन 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन की थी। किस लिए कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ये दमन की बात करती है, ये शोषण की बात करती है, ये मानवता की बात नहीं करती, इसमें बराबरी नहीं है। जब ईश्वर बराबर के हाथ पैर दे के पैदा करता है तो कोई जातियों में कैसे बांध सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन की, तो मुझे लगा, जो मेरी समझ है, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को चुना। शायद इसलिए भी चुना होगा कि 25 दिसंबर है जिसके पास्टर, जिसके पादरी हमारी कौम को गुमराह करते घूम रहे हैं कि ईसाई बन जाओ भला हो जाएगा। मैं आपको बता दूं भाई, दुनिया में और ज्यादा देशों में, बड़े देशों में केवल कनाडा एक देश बचा है कि वहां जो स्टूडेंट जाएगा वो वहां की पीआर ले सकता है। 2-3 साल के बाद वो पीआर यानी परमानेंट वहां रहने के लिए, वहां की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे देशों ने बंद कर दिया। वो कह रहे पढ़ने आओ, 2 साल बाद डिग्री खत्म हो जाए वैसे ही वापस चले जाए। चाहे आप कहो जी मैं लाख ईसाई हूं, वो कह रहे अपने वहां जाके ईसाई रहना, यहां ईसाई की जरूरत नहीं है, यहां हम गोरे ईसाई पहले बैठे, तुम्हारी जरूरत नहीं। इंग्लैंड का रिकॉर्ड निकाल दो और सर्च करो, इंग्लैंड के जातीय दंगे, ये भर के सर्च करो, उसमें निकल आएगा कि अंग्रेज के गोरे जहां भारत के लोग रहते हैं, पाकिस्तान के लोग रहते हैं, उन बस्तियों पे हमला करते हैं कि यहां से निकल जाओ, तुमने बेरोजगारी पैदा कर दी। वो पूछते नहीं कि तुम ईसाई बने हो कि नहीं बने हो, जबकि वाल्मीकि कौम के लगभग लोग ईसाई बन के गए हैं, मगर वो भगाते हैं, रोज हमें भगाते हैं वहां से। शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसलिए चुना होगा कि हमें किसी जातिवादी, किसी और चीज की जरूरत नहीं, हमें एजुकेशन की जरूरत है। उन्होंने 25 दिसंबर चुना। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर एक और घटना बता रहा हूं, एक आजादी के बाद, और बाबा साहब अम्बेडकर शायद मंत्री भी थे उस वक्त। मंत्री होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को वहां जो साउथ है पेरियार, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को साउथ में बुलाया, और बुलाने का विषय क्या था उनका, वो कह रहे आपने जैसे मनुस्मृति का को जलाया, जैसे मनुस्मृति मानवतावादी नहीं है, तो पेरियार का मत था कि गीता भी मानवतावादी नहीं है। और पेरियार का ही नहीं, रूस की संसद ने कह दिया था कि यह मानवतावादी नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उनके सम्मेलन में गए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर वहां क्या कहा, उस जगह पे खड़े होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गीता जो है, उनका शब्द, बाबा साहब का शब्द बता रहा हूं, उपद्रवी मानसिकता की उपज है।
उपद्रवी वही जिसको आप उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, दंगाई कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गीता उपद्रवी मानसिकता की उपज है। और अब बातें बड़ी अच्छी लगेंगी आपको, आप उलझन में पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, जैसे मैंने साइमन कमीशन क्लियर किया, मैं इसको भी क्लियर करना चाह रहा हूं। थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं ताकि आप कहीं मार ना खाएं, मेरे बच्चे कहीं भटके ना। गीता के श्लोक आएंगे, आपको लगेंगे बड़े अच्छे, ये तो बड़ी अच्छी बात कह रही है, यहां ये श्लोक तो बड़ी अच्छी बात कह रहा है, मगर पता वो कैसे अच्छे हैं? अब उसको समझ लो, मैं बता रहा हूं। आज मैं पूनम जी को बता रहा था कि कोई आदमी आपके बगल में बैठ के कहे कि पूनम जी आपने बड़ी मेहनत की जीवन भर, कमाल ही किया आपने, आप बड़े मेहनती हैं। लाइन अच्छी है, अच्छी है कि नहीं है? है अच्छी। और अगली भी लाइन अच्छी है, मगर उसका अर्थ देखना क्या होगा। अगली लाइन में वो कहे मगर आपने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। लाइन अच्छी है, लाइन अच्छी है, मगर संकेत अच्छा नहीं। संकेत क्या कहता है कि आदमी पूरे परिवार को छोड़ के अपने ऊपर आ जाए, स्वार्थी हो जाए। गीता के श्लोक ऐसे ही हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा जोर देना पड़ता है दिमाग पे। और मैं छोटा सा करके समझा दूं उसको कि अभी कोई आके कहे जी बाहर दो लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही है, भी अभी शुरुआत हो सकती है, और हम बाहर जाएं, जब तक मैं बाहर जाऊं, अब बताना मेरी भूमिका कैसी है। मैं बाहर जाऊं, और जब मैं बाहर जाऊं तो उनमें से एक आदमी हाथ जोड़ रहा हो, मगर दूसरा गाली दे रहा हो। एक हाथ जोड़ रहा हो, वो कहे छोड़ो क्या लेना लड़के, चलो छोड़ो कोई नहीं, मगर दूसरा गाली ललकार रहा हो, और मैं हाथ जोड़ने वाले के बगल में खड़ा हो जाऊं, या तो बगल में मैं इसलिए खड़ा हो जाऊं कि गाली देने वाले को कहूं कि देख इसने हाथ जोड़ दिए, अब तू भी हाथ जोड़ और गले में लो, तब भूमिका क्या है? तब ठीक है ना। मगर मैं हाथ जोड़ने वाले के बगल में खड़ा होकर कहूं तू मर्द ही नहीं है, तेरे में हिम्मत ही नहीं है, तू कायर है, जा तू डूब मर, वो गाली दे रहा, तू चुप कर है। और इसको मैं अगर दूसरी तरह से उसे कहूं, धार्मिक तरीके से, जो कृष्ण कह रहा है, धार्मिक तरीके से अगर कहूं कि उसको तो हर हालत में मरना ही है, तू नहीं मारेगा तो तू भी मरेगा, चल तू ही मार दे, और मारेगा तो ईश्वर का प्यारा हो जाएगा। बताओ कभी मारकर भी ईश्वर के प्यारे हो सकते? क्रोंच को मार के विष्णु ईश्वर का प्यारा हुआ था? हुआ था? नहीं हुआ, उसे सजा भोगनी पड़ी कि नहीं? मगर गीता ये कहती है, असल में गीता ये उसका निचोड़ है, बाकी सारी बातें भूल लो अच्छी बुरी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मंच पे खड़े होकर बोला, जब वापस आए तो इंडिया के उस वक्त दो बड़े परिवार होते थे, जैसे आज दो बड़े परिवार पैसे में, कौन से हैं? कौन है? अडानी अंबानी, और उस वक्त होते थे टाटा बिरला। दो बड़े परिवार थे उस वक्त, पैसा सारे कारोबार उनके पास थे। और बिरला परिवार के घर से गांधी का खाना जाता था रोज, 3 टाइम टिफिन बना के कार में रख के भेजा जाता था, बड़ी महंगी कार में। और जब बाबा साहब अम्बेडकर लौटे गीता पर बात करने के बाद, तो बिरला परिवार के जो बिजनेसमैन थे, बड़ा नाम था घनश्याम दास बिरला, उनके बड़े भाई जो थे जुगल किशोर बिरला, बड़े भाई उनके, वो 31 मार्च 1954, डेट नोट कर सकते हैं आप, समझ सकते हैं, 31 मार्च 1954, 1954,
वो बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने आए। अब देखना मैं कहां तक बात कर रहा हूं, अपने मोबाइल में मल्टीप्लाई करना इसे। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप गीता पे क्यों बोलते हैं? आप अपनी कौम के लिए काम करो, कौम के लिए स्कूल खोलो, कौम के लिए जो भी करना वो करो, और मैं इसके लिए आपको 10 लाख रुपया दे सकता हूं। 10 लाख 31 मार्च 1954 में कह रहे हैं वो। 31 मार्च 1954 में 10 लाख। आज कितना हुआ? मेरे ख्याल से शायद 3000 करोड़। भाई क्या हो रहा है ये? 3000 करोड़ ये पेशकश हुई बाबा साहब अम्बेडकर। इसको आप कम भी कर लो, अगर 300 करोड़ भी हो, बताओ आज भारत में कौन सा लीडर है जो 300 करोड़ में नहीं बिक सकता? कौन सा लीडर है? तहलका वालों ने किया था ना, वो तो कहते हैं हमारे पास 1 करोड़ भी होता तो हम अडवाणी को भी जीत के दिखा देते। उनके पास था नहीं 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ में कह रहे थे। कह रहे अगर 1 करोड़ भी कैश होता ना हमारे पास, उन्होंने जो बनाई थी अपनी डॉक्यूमेंट्री उस वक्त, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस और उसी में लक्ष्मण बंगारू को बिना वजह घेर लिया, उसी में वो कह रहे थे कि हम अडवाणी को भी खरीद सकते थे अगर 1 करोड़ होता। और बाबा साहब अम्बेडकर को कितने की पेशकश हुई थी? 3000 करोड़ की। और बाबा साहब अम्बेडकर की क्या लाइनें थी? 2 लाइनों का जवाब था। एक कि गीता उपद्रवी मानसिकता की उपज है, एक कि मैं इसलिए गीता के खिलाफ बोला। दूसरी लाइन वो करे मैं बिकने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हो, खरीदा उसे जाता है जो बिकने के लिए रखी हो चीज। जो चीज बेचने के लिए रखी नहीं है, कभी आप दुकान पे जाके दुकानदार का काउंटर खरीदते हो? कहते हो कि काउंटर लेना आपका? जिस गद्दी पे वो बैठा कभी कहते हो ये गद्दी लेनी है? क्योंकि वो बेचने के लिए रखी नहीं, आपको पता है। वो कह रहे मैं बिकने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, और तुम क्या सोच के आ गए? वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिनका आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। हमें बहुत सारी बातें पता नहीं। ये जो आज किताब जारी हुई है डॉक्टर सुरेखा की, मुझे पूछ रहे थे पुरुषार्थी जी, आपको बहुत सारे लोगों को बड़े सख्त लगते होंगे, लगते कई बार आपको, मगर उनका दिल बहुत साफ। मुझे पूछ रहे कि ये किताब इस मंच पे रिलीज हो सकती है? बताओ हरियाणा की टीम, बताओ डॉक्टर सुरेखा का योगदान है कि नहीं है? है कि नहीं है? और किसी आम लड़की से ज्यादा होगा। और एक फिर किताब का विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है? दलित साहित्य। दलित साहित्य का सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार, ये हमारे काम आएगी कि नहीं आएगी? मगर मुझे पूछ रहे थे, आज हम अपनी मेहनत करते हुए अपने बच्चों को यहां तक ले आए। आप जो छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, सुरेखा भी ऐसे बैठा करती थी आपके बीच में, आपके बीच में। मगर बाबा साहब अम्बेडकर को जैसे किताबों से प्रेम है, उसको भी किताबों से प्रेम है, और इसलिए आज उसकी लिखी हुई किताब हमारे अधिकारियों ने आके अपने हाथों से यहां उसको रिलीज किया। हमारे अधिकारियों ने ये आज उसका मिशन है, मगर मिशन को सुरक्षा नहीं है। अभी जैसे दीवारें खड़ी कर लेना, अगर दीवारें, समझ लो मेरी बात, दीवारें अकेली खड़ी हो तो कोई आंधी तूफान आए, दीवारें गिर सकती हैं कि नहीं गिर सकती? बताओ, दीवारें गिर सकती हैं या नहीं? मगर दीवारों के ऊपर छत अगर बांध दी जाए, फिर दीवारें गिर रही हैं?
नहीं गिरती ना। ताजमहल को मैं पढ़ रहा था, उसका इतिहास। ताजमहल के 4 मीनार हैं, चारों को थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ झुकाया, बाहर की तरफ। उनको भी डर था भी अगर कभी भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, तो ये ताजमहल के ऊपर ना गिरे, बाहर को गिरे, ताकि मूल बिल्डिंग बच जाए। और अगर उनको ऐसे चारों को फ्रेम से, पिलर से बांध दिया जाए, फिर वो गिरते। ये शंका रहती कभी, फिर नहीं रह सकती। तो आदर्श अभी खड़ी हुई दीवारों की तरह है, अभी उसके ऊपर एक छत बनना बाकी है अभी भी। उस विषय पे बात हुई है हमारी, मगर विषय थोड़ा सा बड़ा है, गंभीर है। उसमें थोड़ी सी जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वाल्मीकि कौम के संगठन तो जो वाल्मीकि प्रगट दिवस आता है, बाजारों में निकलते चंदा इकट्ठा करने, बाजारों में चंदा इकट्ठा करना जाते हैं, बड़े बड़े धनाढ़ लोगों से मिलते हैं, दुकानदारों की पर्ची काटते धमका के। मगर आदर्श परिवार है, आदर्श परिवार ने कभी भी बाहर से 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं किया आदर्श परिवार ने। और बता दूं, आदर्श परिवार ने पूरी वाल्मीकि कौम से भी पैसा नहीं लिया, आदर्श परिवार ने आदर्श परिवार से ही लिया है। और आज हमने प्रस्ताव पास किया अपने आश्रम के लिए, जो जलंधर से आगे और ब्यास के बीच में बनाया जाएगा। मगर बजट बड़ा है, अभी अभी केवल जमीन का ही बजट, वो भी जितनी थोड़ी सी अभी ले रहे हम, हमें जो मिल रही 2.25 एकड़, 2.25 एकड़ समझते हैं, 2.25 एकड़ जो हमें मिल रही है, वो जमीन ही 2.25 करोड़ की है। उससे आगे अभी बढ़ाई जाएगी, 8-10 एकड़ होगा, तब आपका आश्रम पूरा बनेगा। आश्रम बनने का मतलब वो छत कह रहा हूं मैं, कि फिर हम लोग अगर रहे ना रहे, लोग उस आश्रम के माध्यम से इस मिशन से जुड़े रहेंगे। हमारी आपस की तकरार, ऊंचे नीचे शब्द, ये कभी भी हमें फिर तोड़ेंगे नहीं। हम आपस में बोले ना बोले, मगर वहां जुड़े होंगे, और वहां जाके एहसास हो जाएगा अपने आप कि हम एक ही परिवार के लोग, एक ही परिवार के। तो ये बजट पास किया, और उसमें जो मेंबरों को, जिन मेंबरों जितने अभी थे, और बाकी जो कर सकते हैं, जो समझते हैं, जिनको लगे कि ये जरूरी है, ये इतना जरूरी है, ये आपके बच्चे की शादी से जरूरी है। आपके बच्चे की शादी कोर्ट में जाके भी हो सकती है, 1000-2000 रुपए में कोर्ट में खड़े हो जाओ, शादी हो जाएगी, दोनों परिवार साथ चले जाओ, फोटो खिंचवा लो, शादी। आप अपना घर सादा बना के रखो, तब भी जी सकते हैं। ये काम अगर आश्रम नहीं बना, चंडाल जी ने वहां बहुत अच्छी बात कही, मुझे हमेशा ही याद रहेगी, जीवन भर आप भी याद रखना। चंडाल जी ने कहा कि अपना घर बनाएंगे, बच्चों का घर बनाएंगे, कोई इतिहास का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर इस आश्रम को खड़ा करेंगे तो इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे। फिर लोग हमें वो कह रहे हैं, मुझे याद रखना, मुझे याद रखा, मुझे बाद में लोग कैसे याद रखेंगे? वो आपने बच्चे पाले इसलिए नहीं कोई याद रखेगा। आपने अपने बच्चे पाले, और आप पहले नहीं हैं, सदियों से लोग पाल रहे हैं, जानवर भी पाल रहे हैं। और इसमें जो पैसा लगाया है, पहली लाइन में अपने आप हिम्मत करना, 5 लाख रुपया लेना हमने अप्रैल तक। जिसने भी हिम्मत करनी है मुश्किल, आपके वो मुश्किलों की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, मुझे पता है। बहाने तो हम स्कूल से ही सीख जाते हैं, भी छुट्टी का बहाना, एक ही दादी नानी को कई बार मार देते हैं छुट्टी के लिए, बहाने बहुत है हमारे पास। मगर करना चाहे, जो करना चाहे, तो भगत सिंह ने पता क्या किया था?
एक ऑप्शन था भगत सिंह की फांसी को रोकने का, वो था कि माँ बाप या भगत सिंह खुद माफी लिख के दे दें। भगत सिंह तैयार नहीं हुआ, उसके पिताजी ने माफी लिख के दे दी। पढ़ना रिकॉर्ड में, इतिहास में, भगत सिंह इतना नाराज हुआ, वो कह रहे पिताजी आप मुझे मिलने भी मत आना, आपने मेरी कुर्बानियों ही खत्म कर दी सारी। मैंने तो चुना है फांसी के फंदे को, मैंने उसे चूमना है, मेरा मिशन है, देश उसके बाद ही उबलेगा। मैंने देश उबारना, मुझे माफी मांग के एक जीवन नहीं गुजारना, फिर मैं ये सारा कुछ करूं क्यों? तो बहाने जिसने है उसके बहुत है, और जिसने करना है वो गाड़ी बेच के भी करेगा, जिसने करना वो बीवी के जेवर बेच के भी करेगा, जिसने करना हो वो बैंक से लोन लेके भी करेगा, और जिसने नहीं करना वो बहाने भी बनाएगा। उसके बाद बहुत बहाने हैं। एक सोच आपने अपने आप डेवलप करने की, मगर होना है, क्योंकि एक टेक्निकली बात समझ लो कि जब ब्याना हो जाए किसी जमीन का, एडवांस दे दें तो 6 महीने से ज्यादा समय नहीं मिलता। तो हमारे पास समय है मई, तो अप्रैल में पैसा अच्छा चलो कोई नहीं, बात होगी हमारी पूरी लगभग समय पे हुआ। और लास्ट बात दोबारा कह रहा हूं, जिसको फिर करना है, जिसके लिए वाल्मीकि महासम्मेलन का आज का आयोजन हुआ। हमारे साथ बहुत सारे शोषण होते हैं, कॉलेजों में भर्ती हो रही है, एक एडहॉक टीचर रखे जाते हैं, एक और रखे जा रहे हैं एडहॉक के अलावा, और ये जब रखे जाते हैं तो कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होती, और फिर धीरे से उनको ही पक्का कर देते हैं। ऐसे कई शोषण हैं। अभी रास्ते में आ रहा था, यही है गांव मुंदड़ी है, यहां यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के नाम पे कुछ नहीं बना, सरकार प्रचार कर रही है। एक कॉलेज से यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, वाल्मीकि नाम से यूनिवर्सिटी कॉलेज से चलाई जाती है। हाँ बात करते हैं, बस खत्म कर रहा हूं। कॉलेज में से यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, और अभी 6 महीने पहले पोस्टें निकाली उस यूनिवर्सिटी की। 6 महीने पहले पोस्टें, कोई 100 से ज्यादा पोस्टें थी अलग अलग, तो रिजर्व एक पोस्ट थी। वाल्मीकि नाम से यूनिवर्सिटी और रिजर्व पोस्ट एक। ये शोषण हो रहा हमारा। इसलिए बीजेपी की सरकार हो या कल को कोई और आना चाहे, वो कान खोल के समझ ले कि हमें सारे शोषणों का पता है कि हमारा क्या क्या शोषण हो रहा है, और हमने AB का जो रिजर्वेशन है वो हमने नहीं लेना। हमें वाल्मीकि कौम के नाम से 10% आरक्षण अलग चाहिए, अलग चाहिए, अलग आरक्षण चाहिए हमें। वो 10% आरक्षण चाहिए। हाथ खड़े करो सारे, वाल्मीकि नाम से। पूरे देश में सफाई कर्मचारी के नाम से हमें अलग आरक्षण चाहिए। तो ये आज की बात थी। आप सब लोग बैठे, बात सुनी, बहुत लंबा समय आप लोगों ने दिया, और ठंड का मौसम है, लौटना भी है, कोहरा भी हो सकता है, मगर बहुत सफल प्रोग्राम। जिस तरह से हम एंटर हुए थे, भरा हुआ हॉल था। अभी भी मेरा ये कैमरा इसलिए घूम रहा है